Good morning, dear students. Today I will discuss about the operation, economics and tariff system of a power plant. And this is the part of the unit 5. This is the subject name is the power plant engineering. Introductions today outline about the today lecture, that is the introductions type of the power plant, planning a new power plant, and the next one is the tariff economics aspect in the power generation, base loads and the peak loads, variable load on the power station, load curve, important terms and the factor, tariffs and the types of tariffs. These are the content today I will discuss. The first slide of the today lecture, why do we need the economic analysis? क्यों हमें इकोनॉमिक एनालिसिस की जरूरत है? द मेन पर्पस ऑफ डिजाइन एंड द ऑपरेशन ऑफ ए पावर प्लांट इज टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस टू बी मिनिमम. जितने भी पावर प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हम चाहते हैं उसकी कॉस्ट कम से कम हो. द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द एनर्जी कॉस्ट. थर्मल इफिशिएंसी प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है जो कि एनर्जी कॉस्ट को डिसाइड करती है. द मोस्ट थर्मली इफिशिएंट प्लांट इज नॉट द मोस्ट इकोनॉमिक्स. कोई भी थर्मल पावर प्लांट जो रहता है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं रहता, उसको बनाना पड़ता है. कितने तरह के पावर प्लांट इस्तेमाल हो रहे हैं? देयर आर द नंबर ऑफ पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट जिसमें कि फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होता है, कोल, फ्यूल ऑयल एंड द नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है. 80% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी थर्मल से ही प्रोड्यूस हो रही है. सेकेंड थिंग इज द न्यूक्लियर पावर प्लांट. थर्ड इज द जियोथर्मल. फोर्थ इज द हाइड्रोलिक या हाइड्रो पावर प्लांट. एंड लास्ट वन इज द गैस टरबाइन पावर प्लांट. तो इस तरह के पावर प्लांट इस्तेमाल हो रहे हैं. तो गैस टरबाइन पावर प्लांट में देयर आर द टू कंडीशंस. दे रन फॉर ए शॉर्ट टाइम टू मीट द पीक लोड डिमांड. जब कभी हमें बहुत ज़्यादा अचानक से डिमांड बढ़ जाती है पावर प्लांट की, तो उस टाइम पे गैस टरबाइन पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है. या दे आर यूज इन द कंबाइंड सिस्टम, कंबाइंड स्टीम पावर प्लांट, या जहाँ पे कहीं पे भी स्टीम पावर प्लांट जो है इस्तेमाल किया जाता है कंबाइंड मैनर में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गैस टरबाइन पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं. Planning a new power plant. When planning a new power plant, there are the two consider factor. First is the total power output to be installed. कितनी पावर इंस्टॉल हो रही है वो देखने लायक रहता है. साइज ऑफ ए जनरेटिंग यूनिट्स, तो वो देखने लायक रहता है. तो यदि टोटल पावर आउटपुट आपकी इंस्टॉल हुई है तो उसमें फर्स्ट डिमांड आती है, ग्रोथ ऑफ डिमांड आती है, रिजर्व कैपेसिटी रिक्वायर्ड आती है. साइज ऑफ जनरेटिंग यूनिट की यदि बात करेंगे तो लोड वेरिएशन जो रहता है, कर्व या बोलना चाहिए लोड वेरिएशन, जो कैपेसिटी रहती है 24 आवर्स में, वो कितनी, वो देखने लायक रहती है. टोटल कैपेसिटी कितनी है यूनिट की, मिनिमम स्टार्टअप कितना है, मेंटेनेंस कितना है, प्लांट एफिशिएंसी कितनी है, और प्राइस या स्पेस जो है पर किलोवाट जो है वो कितना है. तो ये एक न्यू पावर प्लांट के लिए प्लानिंग रहती है. तो दिस इज द डायग्राम फॉर द 500 मेगावाट प्लांट, दैट इज द यूनिट 1, यूनिट 2 एंड द यूनिट 3. What are the tariff and the economic aspect in the power generation study? I have discussed about also what is the meaning of the tariff. तो because of the कि जितनी भी कॉस्ट डेवलप हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है, वो सिर्फ डिपेंड कर रही है कि कितनी नंबर ऑफ डिमांड चल रही है. डिमांड की बेसिस पे हम टैरिफ डिसाइड करते हैं और उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं कि कितना प्राइस रखना चाहिए. तो देयर आर द नंबर ऑफ द टैरिफ्स बिकॉज ऑफ द नेटवर्क टैरिफ, प्लांट टैरिफ एंड द इंडिविजुअल टैरिफ, कंबाइंड टैरिफ. तो नंबर ऑफ टैरिफ सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें कि डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की पावर डिमांडेड कितनी कैपेसिटी है. There are the number of parameter already discussed. Base loads and the peak loads. What is the meaning of the base load? That is the minimum level of the electricity demand required over a period of 24 hours. ऐसा माना जाता है कि 24 hours में इतना लोड की रिक्वायरमेंट रहेगी. It is needed to provide to power to component that keep running at all the times. Also referred as the continuous load. ऐसा माना जाता है कि एक नीड जो रहती है कस्टमर की, वो जो चलती है या बोलना चाहिए 24 आवर्स में जो प्रोड्यूस होती है कस्टमर के द्वारा, वो बेस लोड में काउंट होती है. पीक लोड की यदि बात करेंगे तो दैट इज द कंडीशन कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उस टाइम पे एकदम से इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है, या बोलना चाहिए पावर जो जनरेशन के कैपेसिटी रहती है वो कम रहती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ अलग मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं ताकि हम कस्टमर की जो डिमांड्स है या नीड्स है उसको पूरा कर सके. द एग्जांपल ऑफ हाउस होल्ड लोड्स जो जितने भी रहते हैं, माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर, television. Example of the peak load where the refrigerator and the HVAC systems are the base demand. तो रेफ्रिजरेटर और HVAC सिस्टम को आज की डेट में बेसिक डिमांड मान लिया गया कि गर्मी तो आपकी मान के चली की रहती है, या ईयर द राउंड यदि एसी लगे तो उस टाइम पे भी आपका जो बोलना चाहिए
रिक्वायरमेंट कंफर्ट कंडीशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग की। कांस्टेंट पावर की यदि बात करेंगे तो जो कि हर टाइम रिक्वायरमेंट है वो बेस लोडिंग में काउंट होता है। पीक लोडिंग वहां पे काउंट होती है जहां पे कि आपकी हाई डिमांड रहती है। वेरिएबल लोड ऑन द पावर स्टेशन, जहां पे कि लोड जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, वहां पे वेरिएबल लोड रहता है। उस वेरिएबल लोड को काउंट करने के लिए दो तरह की नीड रहती है। नीड ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। दो तरह की नीड के हिसाब से वेरिएबल लोड जो है काउंट होता है। लोड कर्व यदि देखेंगे तो एक ऐसा कर्व जहाँ की लोड के वर्सेस में टाइम जो है दिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ लोड कर्व। एंड द लोड वेरिएशन ड्यूरिंग द होल डे 24 आवर्स में रिकॉर्ड किया जाता है कि किस टाइम पे कितनी डिमांड वेरी कर रही है। तो यदि ये ग्राफ आप देखेंगे तो आफ्टरनून में आपको डिमांड इतनी नहीं दिख रही, बट ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम फ्रॉम 6 to 8 PM बोल सकते हैं, वहाँ पे डिमांड आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। या बोलना चाहिए जो आपका मॉर्निंग 6 to 8 है वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो लोड कर्व जो रहते हैं बेसिकली तीन तरह के रहते हैं, रेसिडेंशियल लोड कर्व, इंडस्ट्रियल लोड कर्व एंड द कमर्शियल लोड कर्व। तो रेसिडेंशियल लोड कर्व इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल लोड कर्व, इंडस्ट्रियल लोड कर्व इज डिफरेंट फ्रॉम द कमर्शियल लोड कर्व। तो तीनों ही कर्व जो रहते हैं डिफरेंट रहते हैं, डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी और द रिक्वायरमेंट, कितने तरह की रिक्वायरमेंट, कितनी कैपेसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है लोड कर्व। The importance of the load curve, the daily load curve show the variations of the load on the power station during the different hours of the day. The area under the daily load curve give the number of the unit generated in the day. फिर थर्ड नंबर है द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन ऑन दैट डे। तो इस तरीके से जितनी भी आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंस हो रही है वो लोड कर्व की है, कि लोड कर्व जो है डिपेंड कर रहा है कि किस हिसाब से डिमांड आ रही है, उसके हिसाब से लोड कर्व को ड्रॉ किया जाता है। तो एरिया अंडर जितना भी डेली लोड कर्व रहता है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आवर्स करेंगे तो आपको एवरेज लोड मिल जाएगा। तो एवरेज लोड इज इक्वल टू एरिया कि डेली कर्व में कितना एरिया ड्रॉ हो रहा है किलोवाट आवर के हिसाब से डिवाइड बाय 24, दैट इज कॉल्ड एवरेज लोड। तो दिस इज द ग्राफ। इंपॉर्टेंस ऑफ द लोड कर्व, यदि इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो लोड फैक्टर आता है जिसमें कि एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड का रेशियो रहता है। एंड लोड कर्व हेल्प इन द सेलेक्टिंग द साइज एंड द नंबर ऑफ द जनरेटिंग यूनिट भी रहता है। द लोड कर्व हेल्प इन द प्रिपेयरिंग द ऑपरेशन शेड्यूल ऑफ द स्टेशन रहता है। दिस इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंस ऑफ द लोड कर्व। तो दिस इज द फैक्टर where the load curve value will be changed, and the important terms and the factor connected to cold reserve, hot reserve, spinning reserve, thermal power. These are the important terms already discussed in the previous class, but here I am again discussing about what is meaning the connected load. That is called the sum of the continuous ratings of the load consuming operators connected to the system. Cold reserve generating capacity पे dependent रहता है, not in operation. Hot reserve depending on the operation, not in the service. Spinning reserve it is connected to the bus and the ready to the take load. So these are the number of the load and the reserve. कनेक्टेड लोड को हम मानते हैं कि जितने भी वहाँ पे डोमेस्टिक या रेसिडेंशियल मान के चले कि जितने भी लोड लगे हुए हैं, पंखे, ट्यूबलाइट, उन सब का जितना भी लोड रहता है वो कनेक्टेड लोड के अंतर में आता है। सपोज यदि 5 ट्यूबलाइट लगी है और वो आपकी 40 वाट की है, या आपके 5 पंखे लगे हैं 100 वाट के लगे हैं, तो 100 इंटू 5 प्लस आपका कुछ माइक्रोवेव चल रहा है, एसी चल रहा है, उसके हिसाब से फिर लोडिंग कैपेसिटी अलग अलग रहती है। तो सम ऑफ द कनेक्टेड लोड ऑल द कंज्यूमर इज द कनेक्टेड लोड टू द पावर स्टेशन। मैक्सिमम डिमांड की यदि बात करेंगे तो मैक्सिमम डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पे आती है, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं कि मैक्सिमम डिमांड कहाँ पे है। अपने पास यहाँ पे यदि ग्राफ में आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम डिमांड नजर आ रही है वो 6 PM इवनिंग टाइम पे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 6 PM इवनिंग टाइम पे आपकी डिमांड जो है सबसे ज्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे इसलिए डिमांड सबसे ज्यादा दिख रही है कि हो सकता है यहाँ पे इस तरह का कंफर्ट रीजन ना हो, एकदम से आदमी को अनइजीनेस टाइप का लग रहा हो, तो वहां पे मैक्सिमम डिमांड को हम शो कर रहे हैं। द नॉलेज ऑफ मैक्सिमम डिमांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एट इज डिटरमाइनिंग द कितनी कैपेसिटी का स्टेशन लगाना है और स्टेशन कैपेबल हो पाएगा क्या मैक्सिमम डिमांड को कैरी करने के लिए, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स में आता है। डिमांड फैक्टर जो रहता है इट इज़ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड ऑलरेडी डिस्कस, एंड द डिमांड फैक्टर की जो वैल्यू रहती है वो हरदम लेस देन 1 रहती है। तो जो मैक्सिमम डिमांड रहेगी पावर स्टेशन की वो 80 मेगावाट रहती है। एक मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल में, तो कनेक्टेड लोड यदि 100 मेगावाट का है तो डिमांड फैक्टर जो रहेगा
वो आपका 80 डिवाइड बाई कनेक्टेड लोड यदि देखेंगे 100 तो 0.8 का हो जाएगा। एवरेज लोड की बात करें तो तीन तरह के एवरेज लोड होते हैं, एक डेली एवरेज लोड होता है, एक मंथली एवरेज लोड होता है, तीसरा ईयरली एवरेज लोड रहता है। तो डेली एवरेज लोड नंबर ऑफ यूनिट कितनी कंज्यूम हो रही है डेली बेसिस पे डिवाइड बाई 24 आवर्स। मंथली एवरेज लोड नंबर ऑफ कितनी यूनिट जनरेट हो रही है मंथ में डिवाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स इन ए मंथ। नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी जनरेट हो रही है ईयर में डिवाइड बाई द 8760 आवर्स रहता है। इनके बेस पे एवरेज लोड ड्रॉ किए जाते हैं। लोड फैक्टर की यदि बात करेंगे तो लोड फैक्टर कई तरीके से डिफाइन किया सकता है कि कितना एवरेज लोड है, वहाँ पे कितनी डिमांड है, तो इन दोनों का जो रेशियो रहता है लोड फैक्टर रहता है। एंड इट मे बी ऑफ द मंथली बेसिस एंड द डेली बेसिस ऑल्सो। तो लोड फैक्टर की जो वैल्यू रहती है वो हरदम एक से कम रहती है। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट कितनी जनरेट हो रही है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। डाइवर्सिटी फैक्टर ऑलरेडी डिस्कस, इट इज अ रेशियो ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल maximum demand to the maximum demand on the power station, and it can be very very useful where the sum of the individual maximum demand are considered, and the maximum demand on the power station whatever the created on that particular time where the sum of the individual maximum demand will be created. Then the power station supplied the load to the various type of the consumer whose maximum demand is generally do not occur at the same time. And the greater the diversity factor, the lesser is the cost of the generation of power. What is the meaning of the plant capacity factor? Already discussed in the previous class. It is the ratio of the actual energy produced upon the maximum energy that can be produced. It will depending on the time also basis कि average demand time पे की basis पे कितनी हो रही है, plant की capacity जो है वो time की basis पे कितनी हो रही है। तो what is the meaning of the total annual plant capacity factor? That is the ratio of the annual kilowatt hour output upon the plant capacity into the 8760। तो प्लांट कैपेसिटी जो फैक्टर रहता है, इट इज द इंडिकेशन ऑफ द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट एंड द पावर स्टेशन इज सो डिजाइनेड दैट इट हैज सम reserve capacity for the meeting the increased load demand in the future. Therefore the installed capacity of the plant is always somewhat greater than the maximum demand on the plant. तो प्लांट यूज फैक्टर क्या रहता है, दैट इज द स्टेशन आउटपुट इन द किलोवाट आवर। तो इट इज द रेशियो ऑफ द station output in the kilowatt hour divided by the plant capacity into the hour of the uses, that is the plant use factor. Suppose a plant having the installed capacity 20 megawatt produce annual output of the 7.35 into 10 power 6 kilowatt hour and remains in the operation for the 2190 hours in a year, then the plant use factor that is equal to the 16.7% is। लोड ड्यूरेशन कर्व की यदि बात करेंगे तो देयर आर द नंबर ऑफ द लोड ड्यूरेशन कर्व। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक लोड ड्यूरेशन कर्व है जो कि आपका टाइम ऑफ डे की बेसिस पे प्लॉट किया गया है। यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आवर ऑफ ड्यूरेशन की बेस पे ड्रॉ किया गया है, दैट इज द डिसेंडिंग मैग्नीट्यूड एंड द कर्व दैट द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ लोड ड्यूरेशन कर्व। अ प्रपोज स्टेशन हैज द फॉलोइंग डेली लोड साइकिल। तो जो टाइम इन आवर है, लोड इन मेगावाट है, वो इस हिसाब से डिसाइड होता है कि 6 to 8 यदि आवर्स में आप डिमांड देख रहे हैं या लोड देख रहे हैं वो 20 मेगावाट का है। 8 to 11 पे यदि आप जाएंगे तो 40 आपको मेगावाट मिलेगा। 11 to 16 पे जाएंगे तो 50 मेगावाट मिलेगा। 16 to 90 जाएंगे तो 35 एंड लाइक दैट। 24 to 6 अगेन, मतलब रात के 12 बजे से 6 बजे तक के बीच में जो 6 घंटे के बीच में जो रिक्वायरमेंट है लोड है वो आपकी 20 मेगावाट की। तो आपको लोड कर्व ड्रॉ करना है, लोड ड्यूरेशन कर्व ड्रॉ करना है एंड डिटरमाइन द लोड फैक्टर फ्रॉम द कर्व। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी, न्यूमेरिकल भी कराए थे आपको। तो यूनिट जनरेटेड पर डे, तो एरिया इन द किलोवाट आवर अंडर द लोड कर्व, दिस इज द लोड कर्व व्हिच इज ड्रॉन हियर and the average load that is defined by the 925 into 10 power 3, it is coming from, this is the unit generated per day. So unit generated depending on the how much amount of the connected load which is the used in the residential or the commercial places or domestic places. So 925 into 10 to power 3 kilowatt hour, it is coming from the how much amount of the electricity which is using in the domestic or the industrial purpose। एवरेज लोड दैट इज इक्वल टू द डिवाइड बाई 24, यदि कितना आपका 24 आवर्स में यूनिट कंज्यूम हो रही है, कितना लोड आपका आ रहा है निकल के, दैट इज इन द किलोवाट। तो इस किलोवाट को आवर को हमने किलोवाट में चेंज कर दिया एंड द लोड फैक्टर दैट इज द एवरेज लोड डिवाइड बाय द 70 इंटू 10 पावर 3, दैट इज द मैक्सिमम डिमांड। कितनी मैक्सिमम डिमांड थी, तो मैक्सिमम आपकी डिमांड जो चल रही थी वो यहाँ पे ये थी 70 मेगावाट की थी। तो 70 मेगावाट इंटू 70 इंटू 10 पावर 3 करेंगे तो किलोवाट में
चेंज हो जाएगा, तो लोड फैक्टर विल बी कम्स आउट ऑफ द 0.55. टैरिफ विच इज़ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस यदि कर रहे हैं पावर स्टेशन से, तो उसको कंज्यूमर यदि इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें डिफाइन करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि कितनी हम इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट रख सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की रोल पैरामीटर विच इज कंसिडर while supplying of the electricity in a working hour period. The supply company has to ensure that the tariff is such that is not recover the total cost of the producing electric energy but also on the profit. ऐसा जरूरी थोड़ी कि वहाँ जितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो उससे सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो देते रहें। कुछ जो पावर प्लांट की कंपनी है, जो सप्लाइंग कंपनी रहती है, वो प्रॉफिट भी चाहती हैं। आजकल प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से टैरिफ जो है आपके डिफरेंट होते आ रहे हैं, या बोलना चाहिए प्राइवेट कंपनियां जो है गवर्नमेंट से बिजली खरीदती हैं, तो द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड टू ए कंज्यूमर इज नोन एज द टैरिफ। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन कि किस रेट पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कंज्यूमर को सप्लाई की जा रही है वो टैरिफ कहलाता है। और टैरिफ जो है टोटल कॉस्ट जो रहती है प्रोड्यूस करने की या सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी करने की, उसे हम टैरिफ के रूप में जानते हैं। प्लस द प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, वो हमारे टैरिफ के रूप में नजर आता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ क्या हो सकता है कि पहला ऑब्जेक्टिव जो है रहता है इसमें कि कॉस्ट की रिकवरी करनी रहती है, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसके हिसाब से कितनी कॉस्ट की रिकवरी हो सकती है। तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसमिशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्योंकि आपने वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन भी लगाई है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी लगाया है, तो उसके हिसाब से कितनी कॉस्ट रखनी पड़ेगी। दिस इज द अनदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। And recovery of cost, it is also basis on the, yeah, depending on the operation and the maintenance of the supply of the electrical energy, metering equipment and the billing, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है टैरिफ। और सुटेबल प्रॉफिट कितना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, इस पे भी डिपेंड करता है टैरिफ। सिंपल टैरिफ की बात करें तो वहाँ पे सिंपल टैरिफ जो रहता है, जब फिक्स रेट रहता है पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का, तो उसे सिंपल टैरिफ के नाम से जानते हैं। और यदि टाइप ऑफ टैरिफ की बात करेंगे तो जितना भी प्राइस चार्ज होता है पर यूनिट के हिसाब से वो वेरी नहीं करता है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, तो वो भी आपके सिंपल टैरिफ में आता है। ये इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं टैरिफ के, देयर इज अ नो discriminations relations between the different types of the consumer, since the every consumer has to pay equitability for the fixed charges and the cost per unit deliver is the high, it does not encourage the use of the electricity. फ्लैट रेट की बात करेंगे तो when the different types of the consumer are the charge at the different uniform per unit rate, it is called a flat rate tariff. तो फ्लैट रेट टैरिफ एक डिफाइन कर दिया था कि इतने पैसे आपको लगेंगे, यदि आप 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो 100 यूनिट के हिसाब से इतना चार्ज लिया जाएगा। ब्लॉक रेट टैरिफ की बात करेंगे तो जब वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अचानक से, तो एक एनर्जी के लिए एक ब्लॉकिंग सिस्टम तैयार कर दिया जाता है कि 100 से 200 यूनिट जलाने पे इतने चार्ज लगेगा, 203 यूनिट जलाने पे आपके इतने चार्ज लगेंगे, 300 से 500 पे इतने चार्ज लगेंगे। दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉक रेट टैरिफ। टू पार्ट टैरिफ, जहाँ पे कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो चार्ज रहता है मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है, या बोलना चाहिए यूनिट कंज्यूम पे डिपेंड करता है, उसे टू पार्ट टैरिफ बोलते हैं। तो टू पार्ट टैरिफ जहाँ की टोटल चार्ज जो है कंज्यूमर से लिया जा रहा है उसको दो कंपोनेंट में डिफाइन करते हैं, या दो कंपोनेंट में उसको ब्रेकअप करते हैं, पहला फिक्स चार्ज में और दूसरा रनिंग चार्ज में। तो जो फिक्स चार्ज होता है डिपेंडिंग ऑन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, वाइल रनिंग चार्जेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द यूनिट कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। तो रनिंग चार्जेस जितना रहता है वो कंज्यूमर के द्वारा वेरी करता रहता है, जबकि जो फिक्स चार्ज रहता है वो डिपेंड करता है कि कितनी मैक्सिमम डिमांड कंज्यूमर की तरफ से हो सकती है। द कंज्यूमर इज चार्ज एट ए सर्टेन अमाउंट पर किलोवाट ऑफ द मैक्सिमम डिमांड प्लस ए सर्टेन अमाउंट पर किलोवाट आवर ऑफ द एनर्जी कंज्यूम। टाइप्स ऑफ द टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ की बात करेंगे तो टैरिफ एक ऐसा सिस्टम जहाँ की पावर फैक्टर को कंसिडर किया जाता है कंज्यूमर के लोड लेने के लिए, उसे हम पावर फैक्टर टैरिफ बोलते हैं। इन एन एसी सिस्टम पावर फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ए लो पावर फैक्टर इंक्रीजेस द रेटिंग ऑफ द स्टेशंस equipment and the line losses, therefore a consumer having the low power factor must be penalized। किलोवाट एम्पियर मैक्सिमम डिमांड टैरिफ जो रहता है, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द टू पार्ट टैरिफ कहलाता है। इन दिस केस द फिक्स चार्जेस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट एम्पियर एंड नॉट इन द किलोवाट।
तो किलोवाट एम्पियर जो रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है पावर फैक्टर के। तो कंज्यूमर जो रहता है लो पावर फैक्टर जो रहता है कंट्रीब्यूट करता है टॉवर्ड्स द फिक्स चार्ज की तरह। तो इस टाइप का जो टैरिफ रहता है उसमें कुछ एडवांटेज रहते हैं, जिसमें कि कंज्यूमर को अप्लायंसेस या मशीनरी यूज करने के लिए पावर फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। There are the another kinds of the tariff system where it is the name is called the sliding scale tariff, where it is average power factor काउंटिंग या बोला चाहिए एवरेज पावर फैक्टर को जहाँ पे हम एक प्रकार से यूज करते हैं वहाँ पे स्लाइडिंग स्केल टैरिफ का इस्तेमाल होता है। एंड इट विल बी ऑफ द 0.8 लैगिंग एंड टेकिंग एज द रेफरेंस, जहाँ की पावर फैक्टर आपको 0.8 होता है वहाँ पे इस तरह के स्लाइडिंग स्केल टैरिफ का इस्तेमाल करता है। और कंज्यूमर की जो डिमांड रहती है उसको हम देखते हैं कि कितनी इस फैक्टर के बिलों में फॉल हो रही है, या बोलना चाहिए कि कितना डिस्काउंट हम कंज्यूमर को मैक्सिमम दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है। बिकॉज ऑफ कई बार क्या होता है कि 0.8 जो आपने पावर फैक्टर डिसाइड किया है उस तक कंज्यूमर पहुंच ही नहीं पाता है, तो उसके बाद उसको कंज्यूमर को हमें बेनिफिट देना पड़ता है। तो किलोवाट एंड द किलोवाट AR टैरिफ जो रहता है एक्टिव पावर के रूप में और रिएक्टिव पावर के रूप में चार्ज किया था सेपरेटली। कंज्यूमर जो रहता है वो लो पावर फैक्टर रहता है जिसमें कि मोर रिएक्टिव पावर यूज की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज लिया जाता है। तो थैंक यू, दैट इज द टुडे लेक्चर्स। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी।